अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। ऑल राइट, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। नाउ आज का जो हमारा सेशन है इस बैच के अंदर, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत ही बिंदास प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चंस की लिस्ट आपके सामने आने वाली है, आप दम दिल थाम कर बैठिए। और अगर आपको लगता है कि NDA 2024 अगर आप देने जा रहे हो राइट, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप कर पा रहे हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसमें मैं कुछ परसेंटेज तो ऐड ऑन कर ही दूंगा। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप जरूर हो जाएगा। आपको लगेगा वास्तव में सर हम 2024 का जो NDA है वो 100% क्रैक करने वाले हैं राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का जो सेशन होगा वो हम लोग कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ बेहतरीन सवालों की एक लिस्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं, और उसको फटाफट आप देखने का प्रयास करिए और आंसर करने का प्रयास करिए। देखिए पहला सवाल दिया है, व्हेन यू हैड टू कम टू ज्वाइन द पार्टी इन 2000 आई हैड ज्वाइंड इट 3 years ago। ये सवाल है। अब इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना है और समझना है कि इसमें हमें क्या गलत है और क्या सही है। अगर आपको लगता है डियर कि आप वास्तव में चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो फिर आपका आंसर आना चाहिए। अभी मैं रिकॉर्डेड मोड में हूं तो मैं आपका आंसर तो ले नहीं पा रहा हूं, लेकिन जब भी आप इस सवाल को देखें, वीडियो को देखें, तो जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ बच्चे ने मेरे बताने से पहले आंसर कर दिया था और उसकी तैयारी ठीक ठाक चल रही राइट। आइए, लिखा है व्हेन यू हैड टू कम, यहाँ था नहीं एक्चुअल में, बाई मिस्टेक ये लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। ये एक्चुअल में ये टाइपिंग एरर है, हालांकि एरर तो आपको ढूंढनी है, लेकिन एक एरर ये टाइपिंग एरर हो गई है, कोई इशू नहीं है, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। व्हेन यू हैड कम टू ज्वाइन द पार्टी इन 2000, कह रहा है कि जब आप आए थे ज्वाइन करने पार्टी, कब आए थे आप 2000 में, तो आई हैड ज्वाइंड इट 3 years ago, तो मैं 3 साल पहले ज्वाइन कर चुका था। मतलब आप जब ज्वाइन करने आए थे, कब आए थे आप, सन 2000 में, तो उस समय 3 साल पहले मैं ज्वाइन कर चुका था। इसका मतलब अगर कोई बंदा 2000 में कोई पार्टी ज्वाइन करने आया था, तो मैं ये बोल रहा हूं जब तुम आए थे, मतलब कब आए थे 2000 में, तो मैं 3 साल पहले ज्वाइन कर चुका था। 3 साल कहां से लोगे, यहां से पहले, इसका मतलब 1997 में मैं ज्वाइन किया था, 1997 में मैंने ज्वाइन किया था, जो कि 3 साल पहले आपसे, तो आपसे पहले मतलब 2000 से 3 साल पहले जाओगे, कहां जाओगे, 1997 जाओगे। इसका मतलब 97 में हमने ज्वाइन कर लिया था, 2000 में आप आए ज्वाइन करें राइट। अब होता क्या है इसमें, जो गलती पहले वो समझ लो। गलती डियर ये है कि आपको सिखाया था कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का जो डिफरेंस होता है वो समझने का प्रयास करो। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस ये होता था, मैंने सिखाया था कि पास्ट इंडेफिनिट तब यूज करिएगा जब आपको लगे कि आपको बैक दिखाना है, बैक फ्रॉम प्रेजेंट से अगर कोई चीज़ बैक दिखानी है तो हमेशा जाया करो पास्ट इंडेफिनिट के साथ। कभी भी प्रेजेंट से बैक जाना हो तो हमेशा जाया करो पास्ट इंडेफिनिट के साथ। लेकिन अगर कभी तुमको लगे कि पास्ट परफेक्ट तभी जाना जब तुमको दिखाना हो कहीं पर बैक तो जा रहे हो, लेकिन प्रेजेंट से उसका रेफरेंस ना हो। उसका रेफरेंस कहाँ से हो, पास्ट के किसी टाइम से हो। ठीक, एक बात बताओ, 2 एक्टिविटी पास्ट में हुई, एक तुम्हारा पार्टी ज्वाइन करना और एक मेरा पार्टी ज्वाइन करना। दोनों का पार्टी ज्वाइन करना एक पास्ट की एक्टिविटी है। मैं इस गेट को बंद कर लेता हूँ, काफ़ी हवा आ रही। तो मैंने कहा कि एक तुम्हारा पार्टी ज्वाइन करना और एक मेरा पार्टी ज्वाइन करना, दोनों ही पास्ट की एक्टिविटी है। और मैंने कहा था कि जो काम पहले होगा वो बनेगा पास्ट के परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा वो बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। ये बात दिमाग में रखनी है। अब आप बता दो इसमें से कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले होगा हमेशा बनेगा पास्ट के परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा हमेशा बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। ये चर्चा ऑलरेडी टेंसेस चैप्टर में, जिन बच्चों को ये दिक्कत आ रही हो कि सर ये कैसे जान गए आप कि जो काम पहले होगा टाइमलाइन पे वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, जो काम बाद में होगा टाइमलाइन पे वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ये बात हम जान कैसे गए। ये कोई रूल नहीं है बेटा, ये कोई नियम नहीं है। इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना कि कोई नियम है, ये कोई रूल है जिसके माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ये बात एक्चुअल में क्लास के अंदर, पेड बैच के अंदर हमने ये बात डिस्कस किया है कि जब भी कभी कोई, ये टाइमलाइन है ठीक, तो अगर आप यहाँ खड़े हो
अगर आप यहाँ खड़े हो तो प्रेजेंट से अगर आप बैक जाते हो तो ये पास्ट का पॉइंट है, लेकिन पास्ट से यहाँ आने के बाद दोबारा यहाँ से बैक जाते हो तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है। तो पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब टाइम में से बढ़ रहा है। इसका मतलब पहले ये घटना घटेगी फिर ये घटेगी। इसका मतलब पहले 10 बजेगा फिर 11 बजेगा। ऐसा तो होता नहीं होगा, पहले 11 बज जाएगा बाद 10 बज जाएगा। इसका मतलब पहले 10 बजेगा, तो 10 बजे कौन सी घटना होगी, ये वाली होगी, और 11 बजे कौन सी घटना होगी, ये वाली होगी। इसी को इन जनरल फॉर्म में बोल दिया जाता है कि अगर कोई दो इवेंट पास्ट में हो रही है तो जो इवेंट पहले होगी वो बनेगी पास्ट के परफेक्ट में, और जो इवेंट बाद में होगी वो बनेगी पास्ट के इंडेफिनिट में, राइट। अब ध्यान से देखो, तुम बताओ यहाँ कौन सा काम पहले हुआ, यहाँ इस आदमी का पार्टी ज्वाइन करना पहले हुआ या मेरा पार्टी ज्वाइन करना पहले हुआ। तो आप देखोगे सर, आपने कहा कि 2000 में जब ये आया था ज्वाइन करने तो मैं 3 साल पहले इससे ज्वाइन कर चुका था। इसका मतलब कि मैं पार्टी पहले ज्वाइन किया हूँ। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये बनेगा पास्ट के परफेक्ट में। और माशाल्लाह पास्ट के परफेक्ट में लिखा भी देखो, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट का परफेक्ट। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट में है और होना भी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि ये बाद में आया ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो काम बाद में होगा वो बनेगा पास्ट का इंडेफिनिट, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट इज डिफाइंड बैक फ्रॉम प्रेजेंट नॉट बैक फ्रॉम पास्ट, राइट। तो ये बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। तो डियर फिर ये गलत हो गया और इसको सही करके कैसे करेंगे, ये हैड काटना पड़ेगा और इस कम को सेकंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज केम। तो लिखना पड़ेगा व्हेन यू केम टू ज्वाइन द पार्टी इन 2000, जब आप सन 2000 में ज्वाइन करने आए थे तो क्या हुआ, मैं 3 साल पहले ज्वाइन कर चुका था। तो याद रखो, जब भी दो स्टेटमेंट पास्ट में होंगे तो एक बनेगा परफेक्ट, एक बनेगा इंडेफिनिट। कौन बनेगा परफेक्ट, जो सेंटेंस होगा पहले वो बनेगा परफेक्ट, और जो सेंटेंस में एक्शन बाद में होगा वो बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, राइट। तो ये सेंटेंस में पहले काम हो रहा था, इसको बना दिया परफेक्ट में। ये सेंटेंस बाद में काम हो रहा था, क्योंकि इसका पार्टी ज्वाइन करना बाद में हुआ, मेरे बाद हुआ, तो ये बनेगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट। नाउ अब आपको समझना क्या है कि इसमें छोटी सी गलती अभी और रह गई है। जो गलती रह गई है उसको जरा तुम पहले समझ लो। जो गलती रह गई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी आप जरा देखते चलिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैं जानबूझ के इस सेंटेंस में एक से ज़्यादा गलती करा कर रखा हूं ताकि आपको एक ही सेंटेंस में बहुत कुछ क्या करने को मिले, सीखने को मिले, राइट। अब हर सेंटेंस में एक ही गलती करवाएंगे तो बहुत सेंटेंस लिखने पड़ जाएंगे ना डियर। और देखो डियर, एक होता है एगो, इसका मतलब होता है बैक फ्रॉम प्रेजेंट, बैक फ्रॉम प्रेजेंट। एक होता है डियर बिफोर, इसका मतलब होता है बैक फ्रॉम पास्ट। ये है बैक फ्रॉम प्रेजेंट एंड बैक फ्रॉम पास्ट, ये है। अगर मैं बोलूं एगो वहां लगाना जब तुम्हें दिखाना हो कोई चीज बैक जा रहे हो लेकिन प्रेजेंट से बैक जा रहे हो, लेकिन बिफोर तब लगाना जब तुम बैक तो जा रहे हो लेकिन पास्ट से बैक जा रहे हो। ध्यान रखना, एगो बिफोर की हिंदी मीनिंग दोनों की कॉमन होती है। एगो का मतलब भी होता है पहले, बिफोर का मतलब भी होता है पहले। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि बिफोर हमेशा आएगा पास्ट से बैक दिखाने के लिए, मतलब किसी पास्ट के रेफरेंस से वहां से बैक जा रहे हो। जैसे एक बार तुम बैक गए पास्ट में, अब वहां से कहीं और जा रहे हो, तो वो पहले पास्ट ऑफ पास्ट है, मतलब बिफोर है। लेकिन अगर तुम प्रेजेंट से बैक जा रहे हो और ये पहले दिखाना है तो फिर क्या दिखाओगे, एगो के साथ। देखो ये बताओ, ये जो बात लिखी गई है ये पास्ट के परफेक्ट में है। ये बैक फ्रॉम पास्ट का मतलब पास्ट का परफेक्ट, और बैक फ्रॉम प्रेजेंट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। कॉमन सेंस। आप जो बताओ, आई हैड ज्वाइंड इट 3 years एगो, ये 3 years कहाँ से ले रहे हो, ये 3 years पहले कहाँ से बात कर रहे हो, ये 3 साल पहले की बात तो कर रहा है, बट कहाँ से, सन 2000 से। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी पास्ट का रेफरेंस है, इस पास्ट के रेफरेंस से 3 साल और आप बैक जा रहे हो। इसका मतलब है, मैंने कहा कि अगर आप बैक जाओ किसी पास्ट के रेफरेंस से तो याद रखना है कि उस रेफरेंस को हम पहले को एगो नहीं बोलते, क्या बोलते इंग्लिश में, बिफोर बोलते। तो डियर ये एगो गलत है और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिफोर। तो इस बात को समझ लेना अच्छे से कि आखिर हमने वाई वी आर यूजिंग बिफोर हियर, why we are not using ego here. It is just because of that कि this is not a past indefinite, that means this is not back from past, this is back from past, this is not back from present। ये कोई present से back नहीं है। ये कह रहा है कि I had joined it 3 साल पहले। 3 साल पहले कहाँ से, किसी past के रेफरेंस से। कौन से past, 2000 से। इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बिफोर।
तो याद रखना कि बिफोर और एगो में फ़र्क है। एगो हमेशा प्रेजेंट से बैक दिखाता है और बिफोर हमेशा पास्ट से बैक दिखाता है। तो ये पास्ट से बैक था इसलिए बिफोर लगा दिया। इन जनरल समझ लो ऐसे कि परफेक्ट टेंस में, पास्ट के परफेक्ट टेंस में तुम बिफोर लगाना और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में तुम एगो लगाना। सिंपल सी बात है, ठीक है, ताकि तुमको टेंस वाइज भी याद हो जाए। बाकी डेफिनेशन लिख दिया मैंने। आई होप कि सवाल में दो बात आपको समझ में आई होगी। एक तो ये कि दो सेंटेंस है, दोनों में कौन बनेगा परफेक्ट, कौन बनेगा इंडेफिनिट। तो आपने सीखा कि सर जो काम पहले होगा वो बनेगा परफेक्ट। दैट मीन्स कौन सा काम पहले हुआ, मेरा पार्टी ज्वाइन करना, ये बनेगा परफेक्ट। जो काम बाद में होगा वो बनेगा पास्ट का इंडेफिनिट। ये काम बाद में हुआ, ये बना पास्ट का इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। फिर हमने कहा एगो वहां लगाओ जब मामला पास्ट का इंडेफिनिट हो, लेकिन मामला पास्ट का परफेक्ट है तो क्या लगाओगे, बिफोर, राइट। आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा है, इट इज अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव सीन योर ब्रदर्स। देखो एक अपना कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, वो ये कि अगर हम कभी, इस बोर्ड से तो सर मैं परेशान हूं भाई साहब, मैं क्या बताऊं। सिंस के बाद हम कभी, ठंडी इंसान को लग रही, बोर्ड को भी लग रहा है। सिंस के बाद टाइम लिखा मैंने, ठीक, ध्यान रखना। सिंस के बाद जब भी कभी टाइम आता है तो इस टाइम की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक, पहली प्रॉपर्टी है पॉइंट ऑफ टाइम होगा। मैं यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे जगह मिल नहीं पा रही, बेहतर होगा मैं यहाँ लिख दूँ। देखिए चल जाओ भाई। सिंस के बाद अगर कभी टाइम आता है तो इस टाइम के अपने दो प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी ये होता है डियर, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, वरना नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पेड बैच में ना हो, सिर्फ वो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो उनके लिए मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो, राइट। सिंस के बाद जब भी कभी टाइम आएगा तो याद रखो वो टाइम दो प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेगा। एक प्रॉपर्टी है पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि सिंस के बाद जो भी टाइम आता है वो सर्टेन टाइम होता है, बचपन से आप जानते हो, कोई नई बात नहीं। नई बात ये है कि अगर जो टाइम आएगा वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ साथ अगर वो पास्ट ना हुआ तो फिर वो गलत मान लिया जाएगा। तो आपको समझना है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ साथ क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, राइट। ये दो प्रॉपर्टी कंटिन्यू होनी चाहिए उस टाइम के साथ जो सिंस के बाद तुमने लिखा है। आप पहले आओ चेक करते हैं। देखो ये सिंस है, सिंस होता है डियर प्रेपोजिशन। क्या होता है, प्रेपोजिशन। तो ये जो लिखा गया है आई हैव सीन योर ब्रदर्स, अब ये सिंस के बाद जो तुम लिखे हो, सिंस के बाद वो क्या लिखा जाएगा, टाइम लिखा जाएगा। तो वो लिखा है कि सिंस के बाद जो टाइम आएगा, तो सिंस के बाद टाइम लिखा है आई हैव सीन योर ब्रदर्स। ये टाइम पहली बात तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा और पास्ट होगा। ये बताओ, कह रहा है कि सिंस आई हैव सीन योर ब्रदर्स, जब से मैंने आपके भाइयों को देखा है, आपके भाई को देखा है। ये बताओ मेरा आपके भाइयों को देखना कोई दिन तारीख होगी। जब मैंने आपके भाइयों को देखा होगा तो उस दिन कुछ तो रहा होगा, कोई दिन कोई तारीख तो रही होगी, कोई टाइम तो रहा होगा। इसका मतलब है कि भाई ये पॉइंट ऑफ टाइम तो है, क्योंकि किसी का किसी को मिलना या देखना वो बट नेचुरल है कि पॉइंट ऑफ टाइम रहा होगा, राइट। कोई ना कोई दिन रहा होगा, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, जब आपने इनके भाइयों को देखा होगा, मिला होगा। सवाल इतना है कि अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है, बस ये चेक कर लो पास्ट है कि नहीं। अगर पास्ट नहीं है तो फिर वो रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा, उसको पास्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आपके मन में हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार ये बात पढ़ रहे होंगे तो आपको ये नियम लग सकता है, या आपको ये मतलब ऐसा लग सकता है कोई संविधान का अनुच्छेद बता रहे हो आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो मैं 2 मिनट लगेगा समझा भी दे रहा हूँ। जो लोग पढ़ चुके हैं मेरे से टेंस का लेक्चर वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं पढ़े तो मैं समझा भी देता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सिंस के बाद जो टाइम आता है वो पास्ट ही रहेगा, वो प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं हो सकता। एक छोटे से एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी, तो फिर वहाँ जाते हैं हम। मान लो लिखा होगा सिंस 2000। किसी ने कहा भाई साहब ये कंपनी आप कब से चला रहे हो? आपने कहा साहब 2000 से चला रहा हूँ, सन 2000 से। सन 2000 से मैं इस कंपनी को चला रहा हूँ। ये बात जब कोई आदमी बोलेगा तो किस सन में खड़ा होगा? एटलीस्ट 2001 में, क्योंकि 2000 में खड़े होकर कोई आदमी ये कैसे बोल पाएगा मैं 2000 से चला रहा हूँ कंपनी? कम से कम 2001 में होगा, 2002 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, तभी तो बोल पाएगा कि भाई साहब 2000 से चला रहा हूँ। इसका मतलब जिस वक्त वो ये बात बोल रहा होगा उस वक्त के रिस्पेक्ट में 2000 कौन सा टाइम होगा? पास्ट का। फिर किसी ने कहा कि साहब आप बड़े थके थके लग रहे हैं, क्या हो गया आज? आपने कहा भाई साहब सुबह से, आज मैं सुबह से काम कर रहा हूं। इसका मतलब इस वक्त क्या रहा होगा? कम से कम दोपहर। मानते हो इस बात को? कम से कम दोपहर रहा होगा, तभी आप बोल पाओगे कि भाई साहब मैं सुबह से काम कर रहा हूं।
कम शाम में बात करोगे कम तभी बोल पाओगे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मत दोपहर हो शाम हो रात हो बोल सकते हो, लेकिन दोपहर शाम और रात के रेस्पेक्ट में ये टाइम कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक पास्ट हो जाएगा। मैं वही कह रहा था कि सिंस के बाद जो टाइम आता है वो हमेशा पास्ट ही होता है, इसमें मेरे कहने से नहीं होने लग गया। ये बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि आप इंग्लिश में किसी चीज़ को नियम मत माना करिए। न्यूटन ने कह दिया तो पेड़ से फल नीचे गिरने लग गया, या न्यूटन के कहने के पहले भी गिरता था? ऐसा तो नहीं था कि जब तक न्यूटन ने नहीं कहा तब तक सेब नीचे नहीं ऊपर जा रहा था, ऐसा तो नहीं था। न्यूटन ने बता दिया कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसलिए सेब नीचे आता है, ऐसा नहीं कि न्यूटन ना बताते तो सेब नीचे नहीं ऊपर चला जाता, वो ऊपर तब भी नहीं जाता। वैसे ही अगर मैं ना कहता तब भी ये पास्ट में जाता। मैंने बता दिया आपको, हाँ सिंस के बाद टाइम बेटा पास्ट होता, बिकॉज एग्जाम में इससे एरर आती है, राइट। आ जाइए, जब तुम जान जाओगे कि सिंस के बाद जो टाइम आता है वो आपका पास्ट होना चाहिए। अब अगर वो पास्ट होना चाहिए तो पास्ट दिखना भी चाहिए। अब पास्ट दिखने के लिए क्या करते हैं, देखो ये जो टाइम है अभी की हालत में लिखा गया है आई हैव सीन। आई हैव सीन का मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट। अब ये बात अगर आप जानते हो ठीक वरना जानो, ये जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है ना, पीपी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लिखते क्या हो, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये तो बचपन से आप पढ़ते आए हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट जानना ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये तो टेंस हो गया, अब इसमें टाइम क्या होता है, टाइम होता है डियर इसमें पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी होता है। ये बात ध्यान रखनी है। हालांकि ये बात ऑलरेडी बैचेस के अंदर पढ़ाई जा चुकी है, जो लोग पेड बैच में होंगे उनको बखूबी समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो लोग बैच में नहीं है हम उन ऑडियंस को भी चाहते हैं समझे, ताकि आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि आपने बैच ज्वाइन नहीं किया तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वीडियो आप ही के लिए बनाया ही जा रहा है, आप जैसी ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बहुत कुछ सीख पाए, राइट। तो लिखा क्या है, मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस होता है स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेटा कहीं भी यूज करना तो याद रखना उसमें जो टाइम यूज करते हो तुम, वो टाइम पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी होता है, दोनों होता है, राइट। लेकिन तुम चाहते हो कि एक ऐसा टेंस लिखो जिसके अंदर टाइम केवल और केवल पास्ट जाहिर हो और कोई टाइम ना शो हो, केवल पास्ट शो हो। अगर तुम चाहते हो टाइम केवल पास्ट दिखे तो फिर टेंस चेंज करना पड़ेगा, और उस टेंस का नाम होता है डियर पास्ट का इंडेफिनिट। क्या होता है, पास्ट का इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में लिखते क्या हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डियर मतलब इतना ही अंतर होता है, अंतर कि एक में टाइम केवल पास्ट होता है और एक में पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट होता है। अभी एक बात बताओ, हमें इस टाइम को कहाँ मेंटेन करना था, पास्ट में, लेकिन अभी लिखा है प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। इसका मतलब यहाँ पे टाइम पास्ट तो है लेकिन प्रेजेंट भी हो गया है, इसका मतलब गलत हो रहा है अभी। इसको सही करने के लिए हम कहाँ मेंटेन कर लें, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो उससे क्या फायदा हो जाएगा कि टाइम केवल पास्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हैव सीन अगर हम काट दें और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा दें वर्ब की, दैट इज सॉ, तो सॉ लिखने से फायदा क्या हो गया, अब ये टेंस हो गया पास्ट का इंडेफिनिट, और पास्ट का इंडेफिनिट में टाइम हमेशा केवल पास्ट होता है। इसका मतलब अब इस हमारा टाइम सही हो गया, तो लिखना पड़ेगा सिंस आई सॉ योर ब्रदर्स। तो आई सॉ क्यों लिखना पड़ा, हैव सीन क्यों गलत है, उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे है। ये बातें ऑलरेडी टेंसेस में पढ़ाई गई हैं, या जहां आपने पढ़ा होगा आपको जरूर पढ़ाया गया होगा, मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ाया गया तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, हम आपको पूरी बात अच्छे से बोल चुके हैं। अगर आपको लगे मेरी बातें कम समझ में आई हैं तो आप क्या करें, वीडियो को 2 बार और देखिए, ऑटोमेटिकली आपको बातें समझ में आ जाएंगी, राइट। आ जाइए, अच्छा दूसरी बात ये समझनी थी कि कभी अगर लगे सिंस के बाद जो टाइम आया है वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पास्ट होगा। इसके अलावा अब जो सेंटेंस आएगा, इसके अलावा एक सेंटेंस भी लिखा होगा। वो सेंटेंस कहाँ लिखा होगा, वो सेंटेंस लिखा होगा पी एंड पीसी में। मतलब जो भी स्टेटमेंट आप यूज करेंगे ये तो परफेक्ट में आएगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। अब इसके लिए भी कोई नियम नहीं है कि सर ये जान कैसे गए आप केवल परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। भाई अब इसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ाना पड़ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इंडेफिनिट और कंटिन्यूस सिंस के साथ इस्तेमाल नहीं होते, ये किसी नियम के तहत नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर डेफिनेशन के तहत होता है। अगर आप इसको नियम के तहत रट के बैठे हैं तो फिर जान लीजिए फिर आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। इसलिए जानने का प्रयास करो बेटा कि सिंस के बाद इंडेफिनिट टेंस क्यों नहीं लिखते, सिंस के बाद कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं लिखते, सिंस के बाद आखिर पी और पीसी ही क्यों लिखते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ चूंकि हम अगर लगेंगे पूरा टॉपिक पढ़ाने तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, ठीक है।
आ जाइए। तो हमने कहा कि पीसी, पी में कब जाएगा, पी में तब जाएगा जब आपको रिजल्ट दिखाना हो और या फिर स्टेटिव वर्ब हो, राइट। आ जाओ, देखो लिखा है इट इज अ लॉन्ग टाइम। इट इज अ लॉन्ग टाइम, ना तो ये परफेक्ट दिख रहा है और ना ये पीसी दिख रहा है, तो गलत तो दिख ही रहा है, क्योंकि ये हमने सही कर लिया। अब सिंस प्लस टाइम जहां आएगा उसके साथ एक सेंटेंस भी दिया होगा, दिया है। अब ये सेंटेंस का टेंस पी या पीसी में होना चाहिए, ना तो ये पी दिख रहा है परफेक्ट टेंस में और ना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिख रहा है, तो फिर ये हम गलत माने कि सही माने। हकीकत में सेंटेंस सही है, ना ये पी है ना ये पीसी है, फिर भी ये सही है। उसके पीछे की वजह जानना है, एक लाइन और सुन लो। एक्चुअल में क्या होता है कि हम बचपन में जब कक्षा 3 में आपको मैडम ने सिखाया होगा कि टाइम का जो प्रोनाउन होता है बेटा इट होता है, ठीक। और हम इसकी खास बात ये होती है अगर आपसे कोई पूछे, राह चलता आदमी आपको रोकाए, आपने कहा कि साहब जरा घड़ी में देख के टाइम बता दीजिए बेटा, तो आपने टाइम देखा, उसमें हो रहा था 10 बज रहा था सपोज, तो आपने कहा भाई 10 बज चुके हैं, आपने कहा 10 बज चुके हैं, या आप उसको अगर इंग्लिश में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, इट इज 10 AM। इट इज 10 AM। अगर मैं आपको बोलूं कि इट इज 10 AM तो तुम क्या समझोगे, तुम ये समझ रहे हो कि 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, या 10 बज चुके हैं, आप यही समझोगे ना कि सर 10 बज चुके हैं, ये समझोगे। इसका मतलब ये डेफिनेशन कक्षा 3 में सिखाया गया था आपको कि अगर कभी इट को टाइम के लिए इस्तेमाल किया गया हो, इट को टाइम के लिए इस्तेमाल किया गया हो एज अ प्रोनाउन, तो वो हमेशा उस टाइम को परफेक्ट मोड में दिखाता है। किस मोड में दिखाता है, परफेक्ट मोड में दिखाता है। मतलब अब आपको अलग से परफेक्ट टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही परफेक्शन शो करता है। मतलब अगर आपको कहीं लिखा मिला कि इट इज 60 ईयर्स, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहां इट इज 10 AM का मतलब 10 बज चुके हैं, ये वाला टाइम बीत चुका है, वैसे ही इट इज 60 ईयर्स का मतलब 60 साल हो चुके हैं। मैंने कहा इट इज 60 ईयर्स सिंस इंडिया गॉट फ्रीडम, जब से भारत आजाद हुआ तब से 60 साल बीत चुके हैं, तो 60 साल बीत चुके हैं तो इट इज 60 ईयर्स लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, इसी बात को मैं चाहता ऐसे लिखता कि 60 ईयर्स परफेक्ट टेंस में अगर चाहते ऐसे 60 ईयर्स हैव पास्ड, आप ऐसे लिख दो 60 ईयर्स हैव पास्ड, तो 60 ईयर्स हैव पास्ड लिखो, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। या इस बात को इट के फॉर्म में लिख दो, ऐसे इज एमआर लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों बातें एक ही हैं, ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है, एक ही चीज है। ये बिल्कुल वैसा जैसे तुम कभी अपनी फोटो कुर्ता पजामा में खिंचवाओ और अपनी फोटो जीन्स और टी शर्ट में खिंचवाओ, दोनों में तुम बहुत अलग अलग दिखाई पड़ोगे, लेकिन आदमी एक रहोगे। फोटो आपकी अलग अलग आ सकती है, लुक अलग हो सकता है आपका, लेकिन तुम आदमी एक ही रहोगे, डीएनए दोनों का सेम रहेगा, राइट। तो ध्यान रखना, ये वही लिखा हुआ है। इट इज अ लॉन्ग टाइम का मतलब एक लंबा समय बीत चुका है। इट इज अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय बीत चुका है, लाइक इट इज 60 ईयर्स, 60 साल बीत चुके हैं। तो ये परफेक्ट टेंस में ही लिखा है, और हमको पता है कि सिंस प्लस टाइम के साथ सेंटेंस पी या पीसी में ही होता है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस में नहीं जाता। जिसको जानना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर हम नहीं जानते कि इंडेफिनिट क्यों नहीं होता या कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता। हम पूरा प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के वीडियो भी लेकर आएंगे जहां पे हम कॉन्सेप्ट पे बातें करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज जो हम लोग कर रहे हैं पहले उसको करते हैं, राइट। तो हमारा सेंटेंस समझ में आ गया, क्या करना है देखो जरा। इसमें ये किया गया था कि ये जो हैव सीन था, हैव सीन हटा के सॉ किया गया था, और बाकी जो लिखा गया था ये सही लिखा गया था बिकॉज ये ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में लिखा है, उसमें हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड सेंटेंस समझ में आ गया, फर्स्ट भी समझ में आ गया। फर्स्ट एक दूसरी बिरादरी का सेंटेंस था, सेकंड एक दूसरे कॉन्सेप्ट सेंटेंस। हर सेंटेंस अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है, राइट। आइए नेक्स्ट लिखा है व्हाट डिड यू डू लेटली। देखो ये क्या है, अब होता क्या है डियर कि जो लेटली होता है, लेटली एक्चुअल में रिसेंटली का रिप्लेसमेंट होता है, ठीक, रिसेंटली का रिप्लेसमेंट होता है। अब ये बात जानते हो तो ठीक, वरना जान लो कि लेटली जब भी सेंटेंस में आएगा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, लेकिन रिसेंटली अगर आएगा तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ पास्ट का इंडेफिनिट भी हो सकता है। वजह वही क्या, अगर कभी लगे टाइम पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी दिखाना है, तो अभी आपको सिखाया मैंने कि टाइम पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी दिखाना है तो यूज प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर तुमको लगे कि टाइम केवल और केवल पास्ट दिखाना है तो यूज पास्ट इंडेफिनिट। वैसे ही लेटली में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आता है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब यही ना हुआ कि अगर लेटली हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेगा, इसका मतलब जब जब लेटली यूज करोगे इसके अंदर जो टाइम होगा वो हमेशा दोनों दिखाना पड़ेगा, मतलब पास्ट भी दिखाना पड़ेगा और प्लस प्रेजेंट भी दिखाना पड़ेगा, यही होगा। तो देखो लेटली लिखा है,
तो लेटली लिखा है तो लेटली के साथ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, देखो ऐसे कर लो, डिड ही डू काट के यहां लिखो हैज ही डन। व्हाट हैज ही डन लेटली, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो लेटली के साथ प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हमेशा यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं समझा भी दिया। अब इससे ज्यादा और समझना है क्यों का आंसर, तो भैया आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हम आज प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। तो देखो अगर आपने ये सब बातें नहीं सीखा है कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये जाकर सोचना घर पे। क्या सोचना है, मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, जो यूट्यूब की जो ऑडियंस है, मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, इस टास्क पे काम करना कि आई एट फूड मतलब मैंने खाना खा लिया। इसी बात को अगर मैं ऐसे बोलता कि आई हैव ईटन फूड, इसका मतलब यही है मैंने खाना खा लिया। ये है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और ये है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। मजेदार बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस तरह की मीनिंग कन्वे करता है वही मीनिंग कन्वे करता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये कह रहा है कि खाना खाने काम खत्म हो चुका है तो ये भी यही कह रहा है खाना खाने काम खत्म हो गया, आई एट फूड, खा नहीं रहा है वो, खा चुका। सवाल ये उठता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट सर कि अगर दोनों बोथ आर कन्वेइंग द सेम मीनिंग तो फिर इसमें सही कौन सा है, इंग्लिश सही कौन सी होगी, ये बोलना सही होगा या ये बोलना सही होगा। ये आपके लिए टास्क है, जाके सोचिएगा। और अगर आपको लगे कि समझ में आ गया, मैं बता दे रहा हूँ, ये पढ़ा तुम तब मतलब बता तुम तभी पाओगे जब तुमको कभी लाइफ में सिखाया गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, कि आखिर परफेक्ट और इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या होता है। वो डिफरेंस ही आपको तय करा पाएगा कि आपको लिखना क्या होता है। ठीक, ये सारी बातें कॉन्सेप्ट की हैं। अब यहाँ हम बातें करते रहेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ये टास्क दे दिया है, आप छोड़िएगा, पढ़िएगा, कमेंट करिएगा। अगर मुझे लगेगा कि आपके कमेंट्स आए हैं यूट्यूब के ऊपर तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये एक सेकंड फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, ही विल टीच इंग्लिश सिंस द ईयर बिफोर लास्ट। देखिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं अब, क्योंकि अब वो जमाना चला गया सिंस 1990, सिंस 2020, सिंस 2021, इस तरह से पूछेगा नहीं, पूछेगा वो। अब वो सिंस के बाद जो टाइम लिखेगा ना मेरे भाई, वो टाइम ऐसा लिखेगा आपको लगेगा कि हाँ यार वास्तव में अब हम टाइम समझ ही नहीं पा रहे हैं, पॉइंट है कि नहीं। देखो लिखा है सिंस द ईयर बिफोर लास्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक बात बताओ, जैसे आज मान लो 2024 चल रहा है, ठीक, मानना क्या है चल ही रहा है, हम मैं ही बोल रहा हूं कि कह रहे हैं कि सिंस द ईयर, बोले उस साल से, बोले किस साल से, बिफोर लास्ट, मतलब जो लास्ट वाला ईयर है। अगर आज हम 24 में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो 24 के पहले क्या आया रहा होगा, 2023, तो ये लास्ट ईयर हो गया। अच्छा ये कह रहा है कि बिफोर लास्ट मतलब लास्ट वाले के पहले, तो लास्ट के पहले क्या रहा होगा, 2022। इसका मतलब ये जो फ्रेज लिखी गई है, अगर मैं चाहता द ईयर बिफोर लास्ट को हटाकर, किसको हटाकर, द ईयर बिफोर लास्ट को हटाकर सिंपली लिख देता 2022। एग्जामिनर ने आपके सामने जानबूझकर 2022 लिखता तो तुम तुरंत पकड़ लेते, क्योंकि तुम बचपन से सिंस के बाद 2022, 2023, 2021 लिखने के आदी हो चुके हो। उसने इस बात को ऐसे में लिख करके ऐसे लिखा, सिंस द ईयर बिफोर लास्ट। बात अब भी वही है, देखो ना, अगर मैं 24 में खड़ा हूं तो लास्ट कौन सा हुआ, 23, और लास्ट के पहले कौन सा हुआ, 22। इसका मतलब 22 की बात कर रहा था। तो ये ऐसे लिखता तो हमारे लिए आसान हो जाता, लेकिन अब आपको ऐसे मिलेगा नहीं, बिकॉज आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस एग्जाम दे रहे हो, एक डिफेंस के एस्पिरेंट हो, तो आप अच्छे क्वेश्चंस अगर आप नहीं करेंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज पर नहीं डेवलप करेंगे तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा, राइट। तो अब देखो हमने कहा था सिंस के बाद जो टाइम आता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो कि है। दूसरा, सिंस के बाद जो टाइम आता है वो पास्ट का होता है, जो कि है। 24 के रिस्पेक्ट में 22 क्या हुआ, पास्ट भी हुआ। इसका मतलब टाइम की दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंटेन है, राइट। अब आते हैं मेन सेंटेंस पे। मैंने कहा था कि टाइम अगर सही हो जाए तो जो आगे सेंटेंस होता है वो सेंटेंस दो टेंस में हो सकता है, पी या पीसी। लेकिन आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे विल टीच लिखा हुआ है, इसका मतलब ना तो ये पी है और ना ही पीसी है। सेंटेंस तो रॉन्ग है। अब सही करके कैसे लिखोगे, देखो सही करके कैसे लिखोगे, ये विल टीच कटेगा, इसको लिखना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और लिखेंगे आप हैज बीन टीचिंग, हैज बीन टीचिंग।
तो ये था 2022। तो देखो अगर सिंपली बोलता कि ये जो लड़का है ये 2022 से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, 2022 से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो अब क्या बोलोगे? ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2022। एम आई क्लियर? आओ नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा भैया कि माई फ्रेंड हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, मेरा दोस्त इस कंपनी में काम कर रहा है। कब से? सिंस, कब से? बिफोर लास्ट ईयर। देखो वही बात, जो ऊपर बात थी उसी बात को नीचे पूछा गया ऑप्शन देकर। हमको पता है कि सिंस के बाद जो आएगा पॉइंट होगा और पास्ट होगा। बिफोर लास्ट ईयर पता है क्या हुआ? देखो क्या हुआ, लास्ट ईयर का मतलब 2023, क्योंकि हम लोग कहाँ खड़े हैं इस वक्त? हम लोग खड़े हैं 2024 में, तो लास्ट ईयर कौन सा हुआ? 2023। अब वो कह रहा है बिफोर, 2023 के पहले। अब 2023 के पहले तो मेरे भाई 22 भी है, 2023 के पहले मेरे भाई 21 भी है, 2023 के पहले 20 भी है, डैश 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 डैश। इसका मतलब हम 2023 के पहले की बात अगर करेंगे तो क्या आप बता पाओगे हम किसकी बात कर रहे होंगे? 22 की, 21 की, 20 की, 19 की, 90 की? नहीं पता। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता, और इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता तो सिंस के बाद आ नहीं सकता। इसका मतलब ये लिखा जो गया वो गलत है। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ए में नो इम्प्रूवमेंट है, जो कि गलत है। इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर इम्प्रूव जब करोगे तो इम्प्रूव करके कहाँ तक जाएंगे आप? एक लिखा है लास्ट बिफोर ईयर, एक लिखा है द ईयर बिफोर लास्ट, अभी ऊपर लिखा था द ईयर बिफोर लास्ट। इसका मतलब यही वाला सही है, बाकी सब गलत है। बाकी अच्छा ये वाला गलत क्यों हो गया? द लास्ट ईयर, ये इसलिए गलत हो गया डियर, ये अगर आपको बताया गया हो पहले कभी ठीक, वरना मैं बता भी देता हूं, ये एक नया टर्म है आपके लिए, जान जाइए। याद रखना, अगर कभी लास्ट ईयर ऐसा लिखा हो, लास्ट ईयर का मतलब लास्ट ईयर ही नहीं, मतलब अगर कभी किसी टाइम के साथ कोई डिटर्मिनर जोड़ दिया जाए, किसी भी टाइम के साथ कोई डिटर्मिनर ऐड किया गया हो, जैसे यहाँ किया गया, टाइम है ये इसका डिटर्मिनर है, इसके पहले अगर आपने आर्टिकल नहीं लगाया है तब तो ये पॉइंट रहेगा और ये हमेशा सिंस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट हो जाएगा सिंस तो लग ही जाएगा। लेकिन अगर आपने इस टाइम के साथ जो डिटर्मिनर यूज़ किया है, अगर आपने वहाँ पर आर्टिकल लगा दिया तो फिर अब ये पॉइंट नहीं शो करता, अब ये पीरियड शो करता है। अब जब ये पीरियड शो करता है मेरे भाई, तो पीरियड दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते? फॉर। इसका मतलब दो फ्रेज एग्जिस्ट करेगी, एक तो करेगी फॉर द लास्ट ईयर, ये सही है, और एक एग्जिस्ट करेगी सिंस लास्ट ईयर। तो सिंस लास्ट ईयर भी सही है, फॉर द लास्ट ईयर भी सही, दोनों का मतलब सेम ही है, पिछले साल से। इसका मतलब भी है पिछले साल से, और इसका मतलब भी यही है पिछले साल से, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस ये पीरियड के फॉर्म में है इसलिए फॉर लगा के बैठे हैं, ये पॉइंट के फॉर्म में है इसलिए सिंस लगा के बैठे हैं। यहाँ गलती ये हो गई, सिंस लगा के दिया था तो सिंस के बाद जो आएगा पॉइंट के फॉर्म में आएगा, लेकिन जो लिखा गया है ये किसके फॉर्म में? पीरियड के फॉर्म में, इसलिए गलत मान लिया। ठीक है, तो फोर्थ, फिफ्थ एंड क्वेश्चन हमारे समझ में आ गए होंगे। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज की तरफ। 6, टाइम का ख्याल रखिएगा सर, 30 मिनट हो गया। हाँ चलिए अच्छी बात है। बाय नेक्स्ट ईयर सी विल गो टू मुंबई। अच्छा देखो, अगर ये बात जानते हो ठीक होना, जानो ये जो बाई फैक्टर होता है, ये बातें जहां भी आपने टेंस पढ़ी होंगी वो बताई गई होंगी, बट मैं आपको समझा देता हूं। बाई नेक्स्ट ईयर, तो जनरल फॉर्म लिख लो पहले इसको, बाई प्लस टाइम। कहते हैं बाई प्लस टाइम जब भी सेंटेंस में आएगा तो सेंटेंस होता है परफेक्ट टेंस में। किसमें होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टाइम यहां लिखा जाता है ये डेडलाइन होता है। क्या होता है? डेडलाइन। डेडलाइन समझते हो? मतलब जैसे मान लीजिए कोई सड़क बन रही हो, आपने कहा सर इलाहाबाद में आजकल बहुत पुल बन रहा है, ये कब तक बनेगा, बड़ा दिक्कत हो रही है। मैंने कहा भाई देख, इन सारे ब्रिजेस की, सारे जितना ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा हो चाहे नॉर्मल ब्रिज बन रहा हो, सारे ब्रिज की डेडलाइन है 2025 महाकुंभ, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 25 महाकुंभ के पहले इलाहाबाद प्रयागराज शहर में जितने भी ब्रिज बन रहे हैं सब कंप्लीट फॉर्म हो चुके होंगे। इसका मतलब 2025 महाकुंभ क्या है? सारे ब्रिज को खत्म करने की डेडलाइन है। इसका मतलब मैंने कहा बाई के साथ जब भी आप टाइम यूज करते हो तो बेसिकली वो डेडलाइन होती है। किस बात की डेडलाइन? जिस काम के बारे में सेंटेंस में चर्चा चल रही होगी वो काम इस टाइम के पहले पहले खत्म हो चुका होगा। और तुमको पता है खत्म होना इज परफेक्ट,
खत्म होना इज परफेक्ट। अगर किसी काम को हमें दिखाना है कि वो काम खत्म हो गया तो क्या लगाएंगे वहां पे, परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जब परफेक्ट टेंस लगाएंगे इसीलिए कहा जाता है कि बाई प्लस टाइम के साथ सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है। वजह वही है, वजह उसकी वही है कि परफेक्शन क्यों लगाया जा रहा है। आइए, तो हमने कहा कि बाई नेक्स्ट ईयर शी विल गो टू मुंबई। देखो बाई नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल तक, अगले साल तक ये वाला जो काम होगा कौन सा, मुंबई जाने का, क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। इसका मतलब अगले साल तक डेडलाइन है ये, इस साल के पहले पहले ये आदमी मुंबई, ये लड़की मुंबई जा चुकी होगी। इसका मतलब बनेगा परफेक्ट में। अच्छा परफेक्ट किसका लगाओगे, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, जिसका टाइम दिया होगा। ये टाइम किसका दिया है, फ्यूचर का, तो टेंस कहाँ लगाओगे, परफेक्ट किसका लगाओगे, फ्यूचर का परफेक्ट। और फ्यूचर के परफेक्ट में ब्रदर क्या लगाते हैं, विल, तो फ्यूचर हो गया। परफेक्ट में क्या लगाते हो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल हैव गॉन। तो सेंटेंस बनेगा बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव गॉन टू मुंबई। अगले साल तक ये लड़की मुंबई जा चुकी होगी। तो आई होप कि सेंटेंस के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि बाई प्लस टाइम के साथ हम परफेक्ट टेंस क्यों लगाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी किसी बात को तुम पत्थर की लकीर मत मानना, बिकॉज मैं कोई अंग्रेजी का कोई नियम नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं तो आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ भाई कि इंग्लिश में कोई चीज़ नियम पे नहीं चलती है, राइट। इंग्लिश में अगर इंग्लिश एक साहित्य है, साहित्य कभी भी नियम पे नहीं चलता है, हमेशा वो चलता है भाव पे, आपकी जो फीलिंग्स है उस पर चलता है। ये तुम समझो कि बाई प्लस टाइम आखिर लिखते कब है। बाई प्लस टाइम लिखने का भाव क्या होता है, डेडलाइन दिखाना। डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि इस टाइम तक ये वाला काम जो सेंटेंस में चल रहा होगा पूरा हो जाएगा, और पूरा होना इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट टेंस, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग परफेक्ट टेंस। And why we are using future perfect? Because time is future. Next sentence लिखा है आपका, वेट कर रहा है। It has been raining for 3 hours. It's very very important question. It has been raining for 3 hours. Now the sky is clear. ये किसी एग्जाम का PYQ है, किसी अच्छे एग्जाम का पेपर है, मुझे याद नहीं आ रहा कि किस एग्जाम का, बट ये एग्जाम का पेपर है, ये मुझे पता है, कई बार सेंटेंस कराया हम लोगों ने। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये सेंटेंस के अंदर बताना है कि इसके क्या ऑप्शंस हैं। एक बार जरा आप कमेंट करेंगे, हालांकि मैं आपका कमेंट ले तो नहीं पाऊंगा, रिकॉर्डेड मोड में है, बट फिर भी मैं आपको 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, तब मैं बताऊंगा, तब तक आप कमेंट कर दीजिए। और जब भी आप वीडियो को देखिएगा, जब भी आप वीडियो को देखिएगा तो पहले इस क्वेश्चन का कमेंट करिएगा, देखिएगा कि कमेंट में आपने क्या किया, और फिर मेरे सोल्यूशन को आप देखिएगा कि आपने जो कमेंट किया वही सही था या जो मैंने बताया वो सही था, और फिर दोनों में डिफरेंस क्या था, गलत हुआ तो कैसे हुआ, राइट। आइए, लिखा है इट हैज़ बीन रेनिंग पे अंडरलाइन है कि हैज़ बीन रेनिंग की जगह नो इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब जो लिखा है वही सही है। रेन्स होगा, रेन्ड होगा, या हैज़ रेन्ड होगा, समझना है। एक्चुअल में क्या है, वो कह रहा है कि नाउ द स्काई इज क्लियर, अभी आसमान क्या है, साफ है। अगर कोई ये कह रहा है कि अब आसमान साफ है, इसका मतलब इसके जस्ट पहले क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। इसका मतलब बारिश का होना अभी के पहले रहा होगा, इसका मतलब रिपोर्टिंग टाइम के पहले बारिश हो रही थी। इसका मतलब बारिश कब हो रही थी, पास्ट में। कब हो रही थी, कोई लड़का बोलेगा कि किसी को आपने फ़ोन किया कि भाई आपकी तरफ मौसम कैसा है, आपने कहा मौसम अभी तो साफ है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा होगा, बोलना ही चाह रहा होगा कि भाई अभी तो मौसम साफ है, तुम पूछ रहे हो, लेकिन इसके पहले अभी तुम फ़ोन किए होते तो पक्का बारिश हो रही थी। इसका मतलब बारिश कब हो रही थी, पास्ट में। इसका मतलब जो ये बात लिखी गई है, ये जो बात ऊपर लिखी गई है, ये कब की रही होगी, पास्ट की रही होगी। अगर ये पास्ट की रही है, तुम बताओ ये पास्ट है क्या, हैज रेन्ड, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है, खत्म करो। ये पास्ट है क्या, नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, खत्म करो। ये पास्ट है क्या, अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी खत्म करो। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। बस एक बार आप ये समझ जाते हैं सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है भाई, कोई बच्चा ये बताने का प्रयास कर रहा है नाउ द स्काई इज क्लियर, कह रहे हैं भाई साहब अभी आसमान साफ है एकदम। अगर अभी आसमान साफ है, इसका मतलब बारिश तो पहले हो रही थी, इसका मतलब बारिश पास्ट में हो रही थी। अगर बारिश पास्ट में हो रही थी तो पास्ट का कोई टेंस होना चाहिए। तो पास्ट में हम यहाँ ना तो ये दिया था, ना ये दिया था, ना ये दिया था, तो 3 तो ऐसे गलत हो गया। बता चौथा, दैट इज सी, पास्ट इंडेफिनिट। कह रहा है कि 3 घंटे भाई साहब आज बारिश हुई, 3 घंटे बारिश हुई, लेकिन अभी आज मौसम साफ है। करेक्ट है। तो 7th का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, कैसे करेक्ट है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, राइट। नाउ अभी आपकी ड्यूटी है, इट्स योर ड्यूटी टू रिवाइज द वीडियो, टू वॉच द वीडियो एज
मेनी एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा बार आप इसको देख सकते हो उतने बार अगर आप इसको देखोगे ना, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। इंग्लिश देखो क्या है ना डियर, इंग्लिश लैंग्वेज आपने ऐसा नहीं पहली बार पढ़ा है आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। पिछले 10 सालों से 12 सालों से पढ़ ही रहे हो। लैंग्वेज को सीखने का ना एक नज़रिया है यार, एक नज़रिया है, वो नज़रिया डेवलप कर लो। वो नज़रिया एक्चुअल में किसी नियम से नहीं आएगी, वो किसी संविधान से नहीं आएगी, वो किसी अपवाद से नहीं आएगी, वो आएगी आपके अपने कॉमन सेंस को जागरूक करके। आप जो चीज़ पढ़ो इंग्लिश में, हर क्यों के रीज़न को जानो कि आखिर सर क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं कि इसके बाद ये आएगा, क्यों आएगा, कोई और क्यों नहीं आएगा, तो कोई तो रीज़न रहा होगा, कोई तो रीज़न रहा होगा कि आखिर क्यों परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, आखिर क्यों इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे हैं। सब चीज़ का एक रीज़न होता है। इस पूरे नेचर के अंदर, पूरे प्रकृति में तुम्हें लगता है कोई भी चीज़ यूं ही होती है? नहीं। इन चिड़ियों का उड़ना, बादलों का आना, पेड़ों का उगना, खेतों में फसलों का होना, ये यूं ही नहीं होता। ये नेचर का अपना एक सुनियोजित प्रयोजन है। जैसे नेचर में कुछ भी, प्रकृति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, वैसे ही हम भी प्रकृति की वरदान है, हम भी प्रकृति के संतान हैं। तो हम जब कोई चीज़ बनाएंगे तो यूं ही नहीं बनाएंगे। आखिर हम जिस कैमरे के सामने खड़े होकर कैमरा पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कैमरा यूं ही बन गया होगा? नहीं। ये डिजिटल बोर्ड यूं ही बन गया होगा? नहीं। एक कहावत सुनी होगी आपने कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हर चीज़ का एक बेटा रीज़न होता है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लॉजिक, ओन रीज़न। बस डिपेंड करता है कि आप उसको जानना चाहते हो कि नहीं, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने जागरूक हो पढ़ने सीखने के लिए, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में लिखा है द हेन ले एग्स यस्टरडे। जो मुर्गी थी उसने कल क्या किया? अंडे दिए। अब मुर्गी ने अंडे दिए, तो ये जो ले लिखा हुआ है, ले की अपने कुछ फॉर्म्स होते हैं। मैं आपको कुछ फॉर्म्स मैं चाहता हूँ कि लिख लें आप, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ उसको लिख ही लो तुम, आया है तो। देखो एक होता है, अरे यार यही तो प्रॉब्लम है इसमें, इसको सर थोड़ा आईसीयू में दिखाइए कहीं पर, उसके आईसीयू की जरूरत है। लाई एक्चुअल में होती है डियर इंट्रांजिटिव वर्ब, और ले होती है ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। दोनों में फर्क है ये। लाई का मतलब कोई चीज पुट करना बट इंट्रांजिटिवली, और ले का मतलब भी कोई चीज पुट करना बट ट्रांजिटिवली, दोनों में फर्क है। लाई की सेकेंड फॉर्म डियर होती है लाई, ले एंड लेन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेन। और ले की सेकेंड फॉर्म होती है लेड एंड लेड, राइट। हालांकि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक और लिख देता हूं, ये जो लाई होता है, लाई अपने आप में वर्ब होती तो है ही है, लेकिन लाई अपने आप में एक और वर्ब होती है, इसका एक मतलब और होता है, जिसका मतलब झूठ बोलना होता है, झूठ बोलना। उस वक्त इसकी सेकेंड फॉर्म लाइड होती है और थर्ड फॉर्म लाइड होती है। मैं आगे हिंदी लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो सकता है कि आप हिंदी के लिए बड़े आतुर हो रहे हो, तो आपको लग रहा हो ऐसा लिख ही नहीं रहे। लो इसकी भी हिंदी लिख देता हूँ। लाई इंट्रांसिटिवली होती है, पुट का मतलब लेटना ना, और क्या बोल दूँ यार, पड़े होना, मतलब इस तरह से बहुत सारी हिंदी आ सकती है। देखो मैं हिंदी इसलिए नहीं लिखता कभी लाइफ में, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, तो इंग्लिश में हिंदी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। अगर आप इंग्लिश को हिंदी के हिसाब से पढ़ोगे ना तो पढ़ भी नहीं पाओगे। यही रीज़न है कि आज आप पिछले 10, 12, 15 सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, राइट। तो ज़रूरी है कि हिंदी से छोड़कर ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन ट्रांजिटिव फॉर्म में पुट की क्या मीनिंग होगी और ट्रांजिटिव फॉर्म में पुट की क्या मीनिंग होगी। वही मैं हिंदी लिख रहा हूँ कि इन ट्रांजिटिव फॉर्म में पुट की मीनिंग ये हो जाएगी, और ट्रांजिटिव फॉर्म में क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव फॉर्म में हो जाएगी लेटाना किसी को। मान लो कोई बच्चा आपने गोद में लिया है, मैंने कहा भाई बच्चे को ऐसे लिए मत रहो, सो गया है, लेटा दो जाके किसी बेड वगैरह पर, राइट। लेटाना, बिछाना ना, मतलब इस तरह की हिंदी कुछ भी हो सकती है। ये सब अपने समझते रहना, मैं हिंदी में इंटरेस्टेड हूँ नहीं, ठीक। आ जाओ हम समझते हैं इसकी वर्ब की फॉर्म डिसाइड कैसे करते हैं। मान लो मैंने कहा कि एक सेंटेंस की ही इन द ग्रास, कोई बंदा है जो जाके घास में लेट गया। गर्मी का सीजन था मान लो, अभी मान लो ठंडी है, गर्मी के टाइम की बात अगर मैं करूं कि वो घास पाया हरी हरी, तो घास पे जाके लेट गया, आराम मिलता है घास पे। फिर मैंने कहा ही द केटल
केटल का मतलब समझते हो भैया? केटल का मतलब केतली, वो चाय वाली। द केटल ऑन फायर। हमने कहा अगर कभी ट्रांजिटिव बिहेवियर लेना हो तो ले के साथ जाओ, ले की फॉर्म लगेगी। इंट्रांजिटिव बिहेवियर लेना हो तो लाई के साथ जाओ। अब इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, ये बात ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको मैं कि ट्रांजिटिव बिहेवियर का मतलब होता है कि वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, बिना आए काम नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव बिहेवियर का भैया मतलब होता है कि वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट अगर आ गया वो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, राइट। तो ट्रांजिटिव का मतलब वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, और इंट्रांजिटिव का मतलब वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट किसी कीमत पर नहीं आएगा, तुम चाहोगे तब भी नहीं आएगा। चलो देखो, हमें यहाँ 2 फिलर दिया है, दोनों में भरना है। अब बात सोचो, यहाँ देखो कह रहा है कि ही लेड है, हमको पता है कि ले और लाई दोनों की मीनिंग क्या होती है, पुट करना। अब जरा देखो, पुट करो कि इसने क्या पुट किया, केटल, तो ये क्या क्या आंसर है। अब व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, सिखाया था, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जो वर्ब आएगी कैसी वर्ब आएगी, ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। अगर ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, ये बात कर रहा है पास्ट की, किसने आग पर क्या रख दिया, केतली रख दिया, तो ले की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेड, जो कि बात पास्ट की है, हमने लेड लिख लिया, ट्रांजिटिव। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये इसने क्या पुट किया, दे रहा है क्या, इसने अगर कुछ पुट किया तो दे रहा है, क्या पुट किया, नहीं दे रहा है। लेकिन कहाँ पुट किया दे रहा है, कहाँ किया, इन द ग्रास। ये वेयर का आंसर है। अगर ये वेयर का आंसर है तो आपको पता है कि वेयर का आंसर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेंटेंस में जुमा जुमा क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक अदर वर्ड होता है। सिखाया था डियर कि अदर वर्ड में 4 लोग होते हैं, वेयर का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई एंड व्हेन का रिप्लाई। इन चारों के रिप्लाई हमें एडवर्ब देते हैं, तो ये इन चारों में से एक है वेयर रिप्लाई। तो इसी अदर वर्ड के पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तब वर्ब आता है। लेकिन यहाँ पर वर्ब दिया लेकिन डायरेक्टली क्या लिख दिया, अदर वर्ड। इसका मतलब क्या नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ले। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ले। तो यहाँ पे आंसर ले है और वहाँ पे आंसर लेड है, बिकॉज यहाँ ये ट्रांजिटिव बिहेवियर कर रहा है और वहाँ पे इंट्रांजिटिवली बिहेव कर रहा है, राइट। तो ये छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, हालांकि लेक्चर और बड़ा है। अब अगर पढ़ाने पे जाएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस अगर हम लोग लग जाएंगे करने। तो यूट्यूब के ऊपर आज हम प्रैक्टिस सेशन में थे, हम बस चीज़ों को रिवाइज कराने के मूड में हैं। तो बस अगर आपने कभी पढ़ा लिखा है तो बात पकड़ में आ जाएगी। अब कभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो भाई फिर आपके लिए यूट्यूब प्रैक्टिस तो नहीं है, आपके लिए तो बैच है। पहले आप बैच ज्वाइन करें ताकि चीज़ों को सीक्वेंस वाइज क्या करें, आप पढ़ें, सीखें, समझें, देन आप प्रैक्टिस सेशन में इन्वॉल्व हो, राइट। आ जाओ, हम आते हैं अपने सेंटेंस पे। सेंटेंस पे जो लिखा गया है, द हेन ले एग्स। देखो मुर्गी ने कल क्या किया, ले किया, तो ये क्या का आंसर है, नहीं क्या क्या ले किया, एग्स। ये क्या क्या रिप्लाई है। अगर ये क्या का रिप्लाई है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट रहा होगा इसका मतलब यहाँ जो वर्ब आएगी कैसी आएगी, ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, चूंकि बात कल की है तो ले फर्स्ट फॉर्म होती है। ट्रांजिटिव वर्ब में ले कैसी वर्ब होती है, ले होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है भैया, लेड। चूंकि यस्टरडे लिखे हो, टाइम पास्ट है, आपको पता है डियर कि अगर टाइम पास्ट होता है तो टेंस कब का होता है, पास्ट का। तो अभी तो पास्ट हुआ नहीं, पास्ट करो, कैसे करोगे, सेकेंड फॉर्म। तो ले गलत है, तो ले की जगह पे लेड लिखना पड़ेगा। द हेन लेड एग्स यस्टरडे, कल मुर्गी ने क्या किया, अंडे दिए। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे इसको मैनेज करने का प्रयास किया। सर टाइमिंग देखिए कितना हुआ, द हेन लेड एग्स यस्टरडे। आई होप कि ये जो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं ये काफ़ी हद तक आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस लगातार मिले, हमको ऐसी क्लासेस लगातार चलवाइए, या ऐसा लगातार आप पढ़ाते रहिए, इंग्लिश कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमको कराते रहिए प्रैक्टिस में, तो आप लोग कमेंट अगर करेंगे, ज़्यादा कमेंट अगर लोगों के आएंगे इसी बात को लेकर कि सर यूट्यूब प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, सर से बात करके एक रेगुलर क्लास लगवा लूँगा। और ये क्लास अब लाइव करवा दूंगा, रिकॉर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। लाइव में क्या होता है कि फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके आंसर भी आप हमारे सामने करते रहेंगे, तो क्या सही क्या गलत हम उसको चेकअप भी करते रहेंगे, राइट। तो आज हमने एक ब्रीफिंग करने का प्रयास किया कि हाँ
आप वास्तव में 2024 एनडीए देने जा रहे हैं तो कितनी बेहतर तैयारी है आपकी। आप अपनी तैयारी को एक मूल्यांकन दे सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो कि जाने से पहले हम आपका एक टेस्ट करने का प्रयास कर रहे थे, जिसको हम एक बहुत जल्द एक नाम देने वाले हैं आपके लिए, दैट इज NBN, एनडीए बिफोर एनडीए। ये एक मेरा नाम है जो मैं हमेशा हर एग्ज़ाम के पहले लॉन्च करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि इसमें आप इन्वॉल्व हो। NBN क्या है, एनडीए बिफोर एनडीए है। ये यूट्यूब प्रैक्टिस के माध्यम से आपको मैं एक सेशन कराता रहूँगा, जिसमें आपको मैं फील कराऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू रियलाइज कि एनडीए में जाने से पहले एक एनडीए आप खुद फील करें मेरे साथ, राइट। तो जो भी आप फाइनल मैच खेलने जा रहे हैं, तो फाइनल मैच खेलने से पहले एक बार मेरे से आप खेलिए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, कितना अच्छा नहीं कर पा रहे हो। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको? सारे क्वेश्चंस को देखकर आपको कैसी फीलिंग आई? हाँ सर, इस तरह के सवाल हमने आज तक नहीं लगाए थे, या लगाए थे तो उतना बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या इसमें क्या आप हमसे और चाहते हो कि मैं आपको और क्या पढ़ाऊँ, क्या बता दूँ कॉन्सेप्ट वाइज, चूँकि हमने कॉन्सेप्ट पे थोड़ा कम चर्चा किया है बिकॉज सेशन प्रैक्टिस का था, राइट। तो तुमको जो दिक्कत लग रही हो वो आप YouTube सेशन में जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम उस कमेंट को पढ़कर नेक्स्ट वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।